नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट बैठक के दौरान मंत्री और जनप्रतिनिधियों को सादगी अपनाने और सरकारी संसाधनों के बेहतर उपयोग की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को अपने आचरण और कार्यों से जनता के सामने एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के संसाधनों का अधिकतम और प्रभावी उपयोग जरूरी है, इसलिए सरकारी काफिलों में वाहनों की संख्या कम जानी चाहिए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिए जाने का समय आवश्यक नए वाहनों की खरीद से बचना चाहिए। बैठक में उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए, जिसमें जबलपुर हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश का उल्लेख किया गया जो साइकिल से अदालत जाते हैं। साथ ही गुजरात के राज्यपाल की तरफ से बस से यात्रा करने का उदाहरण भी शामिल रहा। पीएम ने कहा कि ऐसे कदम समाज को सकारात्मक संदेश देते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने वर्क फ्रॉम होम और डिजिटल तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्चुअल मीटिंग और घर से काम करने की व्यवस्था से समय और संसाधन की बचत संभव है। साथ ही उन्होंने देशवासियों से सोने की खरीदारी को फिलहाल टालने की भी अपील की, ताकि विदेशी मुद्रा के प्रभाव और प्रवाह को नियंत्रित किया जा सके और आर्थिक संतुलन बेहतर बनाया जा सके। वहीं हरियाणा में हुए नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बड़ी जीत दर्ज की है। चुनाव परिणामों के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और भाजपा खेमे में जश्न का माहौल देखने को मिला। पीएम मोदी ने इस जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह परिणाम विकास और सुशासन की नीतियों पर जनता के अटूट विश्वास को दर्शाता है। वहीं नायब सिंह सैनी ने भी चुनाव परिणामों को लेकर खुशी जताई और कहा कि जनता ने एक बार फिर भाजपा की नीतियों पर भरोसा जताया है। कई नगर निकाय क्षेत्रों में भाजपा ने मजबूत बढ़त हासिल की, जबकि कांग्रेस को कई जगहों पर हार का सामना करना पड़ा। उकलाना में एक निर्दलीय उम्मीदवार की जीत भी चर्चा का विषय रही। पंचकुला, सोनीपत और अंबाला जैसे प्रमुख नगर निगमों में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं ने इसे विकास और पारदर्शिता की जीत बताया, जबकि विपक्ष ने कई जगहों पर चुनावी मुद्दों को लेकर सवाल उठाए। आगे बढ़ते रुक करते बड़ी खबर का। दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। जयशंकर ने सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। सदस्य देशों के बीच समन्वय पर चर्चा हुई। वैश्विक अनिश्चितता पर भी चिंता साझा की गई तो द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की अपील भी की गई। दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने सदस्य देशों के बीच सहयोग और समन्वय को मजबूत करने पर जोर दिया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने सभी प्रतिनिधि मंडलों का धन्यवाद दिया और कहा कि ब्रिक्स ढांचे के भीतर सहयोग को लगातार मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों के माध्यम से देश लगातार संपर्क में रहते हैं, जिससे आपसी समझ और सहयोग बढ़ता है। जयशंकर ने कहा कि आज के समय में ब्रिक्स देशों का एक साथ आना एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिससे विचारों का आदान प्रदान होता है और सहमति बनाने में मदद मिलती है। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियां जटिल और अनिश्चित हैं। ऐसे में ब्रिक्स जैसे मंचों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। As chair, I thank each delegation for their presence and for their continued commitment to strengthening cooperation within the BRICS framework. All of us remain in close and regular contact through bilateral and multilateral engagements. Gathering today for the BRICS meeting is, however, a special occasion. It allows us to exchange perspectives and encourages us to develop convergences. And in this complicated and uncertain world, that is of ever greater importance. Excellencies, India's chairship appreciates your support, which has contributed to the steady progress of our work. रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। वीडी सतीशन केरल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। कांग्रेस ने 11 दिन का सस्पेंस खत्म कर दिया है। केसी वेणुगोपाल का नामांकन अटका हुआ। तो खड़गे ने नेताओं संग अंतिम चर्चा की और विधायक दल की बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। तो केरल में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहा सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया है। वीडी सतीशन को राज्य का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गुरुवार को उनके नाम की आधिकारिक घोषणा की, जिसके साथ बीते 11 दिनों से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। सूत्रों के अनुसार इस फैसले के बाद पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल का नाम मुख्यमंत्री पद की दौड़ से बाहर हो गया है। इस चयन से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वरिष्ठ नेताओं के साथ अंतिम दौर की चर्चा की। बैठक में एआईसीसी की महासचिव प्रभारी दीपा दास मुंशी और वरिष्ठ पर्यवेक्षक अजय माकन, साथ ही मुकुल वासनिक भी शामिल रहे। इन नेताओं ने हाल ही में नवनिर्वाचित विधायकों से भी बातचीत की थी। इससे पहले चुनाव नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर बैठकों का दौर जारी था। राहुल गांधी की भी इस मुद्दे पर पार्टी नेतृत्व से चर्चा हुई थी। अब विधायक दल की बैठक में आगे की औपचारिक प्रतिक्रियाएं पूरी की जाएंगी।
वहीं लखनऊ में यूपी को बदलने के 9वें वर्ष कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने राज्य के विकास और प्रगति को लेकर कई अहम बातें कही। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब 7 शहरों में मेट्रो का संचालन हो रहा है और देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली और मेरठ के बीच शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के क्षेत्र में राज्य ने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें हासिल करने की दिशा में लगातार काम किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि करीब 50 लाख हेक्टेयर भूमि को किसानों के लिए निःशुल्क सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए नहरों का जाल बिछाया गया है और ट्यूबवेल के माध्यम से भी किसानों को पानी पहुंचाया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि राज्य में विकास कार्यों को गति दी गई है और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। भारत का पहला एमआरओ वहां हम बना रहे हैं। लॉजिस्टिक का भारत का सबसे बड़ा हब वहां बनने जा रहा है। क्या नहीं है आज वहां पे? करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। 7 सिटी हमारी ऐसी है जहां आज के दिन पे मेट्रो का संचालन हो रहा है। भारत की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच चल रही है। इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन से, चाहे वह नेपाल के साथ हो, बिहार के साथ हो, झारखंड के साथ हो, छत्तीसगढ़ के साथ हो, मध्य प्रदेश के साथ हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो या दिल्ली, सबकी कनेक्टिविटी यूपी की अब 4 लेन की है। और ऐसा नहीं कि उन देशों या उन राज्यों में अच्छी सड़क और यूपी के अंदर खराब हो। अब यूपी की अच्छी होती है, वहां की मैं कह नहीं सकता। कानून व्यवस्था के मामले में यूपी ने जो लक्ष्य तय किए हैं और जो पैरामीटर गढ़े हैं वो सबके सामने है। एग्रीकल्चरल ग्रोथ को हम लोग 8% से 17 में 8% था, आज उसको बढ़ा करके 18% करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। याद रखना 18%। ये यूपी के अंदर इसके लिए हमें किसानों को अच्छे बीज देने पड़े, तकनीक देनी पड़ी, सिंचाई की सुविधा का विकास करना पड़ा। लगभग 50 लाख हेक्टेयर लैंड को आज के दिन पर हम फ्री में जल उपलब्ध करवा रहे हैं, या हमने नहरों का जाल बिछाया है या ट्यूबवेल लगा करके वहां पर लोगों को पानी उपलब्ध करवा रहे हैं। वहीं लखनऊ से सामने आई जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के पुत्र प्रतीक यादव के निधन की खबर सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल देखी गई। सूत्रों से सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार डिंपल यादव ने लखनऊ में उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। इस दौरान परिवार और करीबियों के मौजूद होने की जानकारी भी सामने आई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी तक आधिकारिक पुष्टि सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं हुई है, इसलिए खबर को लेकर विभिन्न स्तरों पर स्थिति की पुष्टि की जा रही है। सोशल मीडिया पर यह सूचना सामने आने के बाद समर्थकों और शुभचिंतकों में शोक और चर्चाओं का माहौल देखा जा रहा है। प्रशासनिक और पारिवारिक स्तर पर आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है। वहीं कोलकाता में चुनाव के बाद हुई कथित हिंसा से जुड़े एक पीआईएल मामले की सुनवाई के दौरान राजनीतिक हलचल देखने को मिली, जब ममता बनर्जी वकीलों जैसे परिधान में कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची। ये मामला मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। जानकारी के अनुसार इस दौरान उनकी उपस्थिति और मामले की प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठने की संभावना जताई जा रही है। कोर्ट परिसर में यह घटना चर्चाओं का विषय बनी रही और राजनीतिक हलकों में भी इसे लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। ये पीआईएल याचिका कल्याण बनर्जी के बेटे शीर्षान्या बनर्जी की तरफ से दायर की गई है, जो चुनाव के बाद हुई कथित हिंसा के मामलों से जुड़ी बताई जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले की सुनवाई और आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं दिल्ली में हुए ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार कई आरोपियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एनआईए विशेष अदालत में पेश किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों ने अदालत परिसर के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी है, ताकि पेशी के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। मामले में गिरफ्तार आरोपियों को जांच प्रक्रिया के तहत कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई और रिमांड संबंधी सुनवाई हो सकती है। फिलहाल मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है और एजेंसियां पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सीजफायर स्थिति बेहद कमजोर है और ये लगभग खत्म होने की कगार पर है।
ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अब पहले की तुलना में काफ़ी कमज़ोर हो चुका है और उसके प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ज़रूरत पड़ने पर अमेरिका एक दिन में ईरान की सैन्य क्षमता को खत्म कर सकता है। उनके इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वहीं ईरान की ओर से विदेश मामलों के डिप्टी मंत्री काजम गरीबाबादी ने अमेरिका पर गंभीर बातचीत न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका शांति की बात केवल दिखावे के लिए करता है, जबकि वास्तविकता में वो गंभीर नहीं है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर गरीबाबादी ने कहा कि अगर क्षेत्र में शांति स्थापित होती है तो वहां आवागमन और अधिक सुरक्षित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने कई भारतीय जहाज़ों को सुरक्षित मार्ग प्रदान किया है और हमेशा शांति वार्ता का समर्थन करता है। फिलहाल अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच तनाव बरकरार है और सीज फायर की स्थिति पूरी तरह स्थिर मानी जा रही है। वहीं दिल्ली में संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि राहुल गांधी पिछले लगभग 22 वर्षों से निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं और इस दौरान उन्होंने कई विदेश यात्राएं की हैं। पात्रा के अनुसार इन यात्राओं की संख्या लगभग 54 बताई गई है, जिनका खर्च और फंडिंग सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं है। संबित पात्रा ने यह भी कहा कि इन यात्राओं में उनके साथ कुछ लोग भी शामिल रहते हैं और कुल खर्च करोड़ों में बताया गया है। उन्होंने राहुल गांधी के आय और खर्च को लेकर भी सवाल उठाते हुए विभिन्न आंकड़ों का उल्लेख किया। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और अधिक गर्म हो गया और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज होने की संभावना जताई जा रही है। के नेता से उनके उत्तर मांगे जाएंगे। मैं बताना चाहूंगा कि भारतवर्ष के सबसे बड़े विपक्षी दल के मुख्य नेता एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आदरणीय राहुल गांधी लगभग 22 वर्षों से इलेक्टेड ऑफिस में हैं। 22 वर्षों से 22 वर्षों में वो कितनी बार विदेश गए, तो अभी तक जो डिक्लेयर्ड है और पब्लिक डोमेन में आया है उस सब को काउंट करके 54 फॉरेन ट्रिप्स बनता है। 22 वर्षों में पब्लिक लाइफ में रहते हुए 54 टाइम्स राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पे गए, जिसमें कौन कौन से देश हैं? इटली है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जर्मनी है, वियतनाम है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, बहरीन है, मालदीव्स है, कतर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। और 3 मई 2026 को एक्स और सोशल मीडिया के पोस्ट पर जो फुटेज सर्कुलेट हुआ, जो अनअनाउंस्ड यात्रा रही, उसमें मस्कट और ओमान भी है। तो आज इन सब विषयों पे विस्तार से चर्चा होगी और हम यहां बहुत बड़े खुलासे करेंगे। इनमें से अधिकांश जो ट्रिप है, मैंने आपको कहा 54 ट्रिप है, 54 ट्रिप्स है, इनमें अधिकांश ट्रिप्स के ऑन रिकॉर्ड कॉलम फिल है, मतलब वो ऑन रिकॉर्ड गए हैं। जो ऑन रिकॉर्ड नहीं है वो भी बताऊंगा। ऑन रिकॉर्ड गए हैं के नेता से उनके उत्तर मांगे जाएंगे। मैं बताना चाहूंगा कि भारतवर्ष के सब वहीं सीतापुर शहर के राजा कॉलेज मैदान में आयोजित सांस्कृतिक महोत्सव का भव्य शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला और पूर्व ब्लॉक प्रमुख मुनेन्द्र अवस्थी की तरफ से किया गया। उद्घाटन समारोह के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और पूरे मैदान में उत्साह का माहौल देखने को मिला। महोत्सव के अध्यक्ष गिरीश मिश्रा ने बताया कि इस बार सीतापुर की जनता के मनोरंजन के लिए पहली बार कई आकर्षक झूले लगाए गए हैं। इनमें रेंजर और राइडर झूले, ब्रेक डांस झूला, नाव झूला, हवाई झूला और ड्रैगन ट्रेन झूला प्रमुख आकर्षण बने हुए हैं। महोत्सव में खरीदारी के लिए भी कई राज्यों के विशेष स्टॉल लगाए गए हैं। सहारनपुर के हैंडीक्राफ्ट, खुर्जा की क्रॉकरी, दिल्ली के चाबी गुच्छे, जयपुर की ज्वेलरी, बच्चों के खिलौने और घरेलू उपयोग के सामान लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। वहीं खाने पीने के शौकीनों के लिए बम्बैया सॉफ्टी, भेलपुरी, चाट, चाउमीन, डोसा, बर्गर, पाव भाजी और कबाब, पराठा के स्टॉल भी लगाए गए हैं। इस बार महोत्सव का खास आकर्षण रशियन जलपरी भी बनी हुई है, जिसे देखने के लिए लोगों में उत्सुकता दिखाई दे रही है। वहीं संदीप इवेंट्स की ओर से सिंगिंग, डांसिंग, मॉडलिंग, पोइट्री, एक्टिंग और मिस्टर एंड मिस सीतापुर प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है। आयोजक संदीप अग्निहोत्री और अलीशा मिराज खान ने बताया कि सांस्कृतिक मंच रोज शाम 7 बजे से 10 बजे तक संचालित होगा, जहां बच्चों और युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।
वहीं बलिया में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी की तरफ से ब्राह्मण समाज को लेकर की गई कथित अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में भारी आक्रोश देखने को मिला। इस मुद्दे को लेकर जिले के सैकड़ों ब्राह्मण अधिवक्ता एकजुट होकर सड़क पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन किया। वरिष्ठ अधिवक्ता केशव नारायण पांडे के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने समाजवादी पार्टी नेतृत्व के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि पार्टी मुखिया अखिलेश यादव को मामले में तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि राजकुमार भाटी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए और उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटाया जाए। अधिवक्ताओं का कहना है कि किसी भी समाज विशेष पर इस तरह की टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी। विरोध प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता शंभुनाथ उपाध्याय ने कहा कि आंदोलन की सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने बताया कि जिले का ब्राह्मण समाज जल्द ही एक समन्वय बैठक आयोजित कर आगे की रणनीति तय करेगा। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर मामले में जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो जिला स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। वहीं पीलीभीत में रिश्वतखोरी का एक मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। जिले में एक अमीन का किसान से कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि जमीन नीलामी के नाम पर किसान से अवैध वसूली की गई। वायरल वीडियो में अमीन वीरेंद्र पर किसान से 10,000 रुपये रिश्वत लेने का आरोप लगाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अमीन ने रुपए लेकर उन्हें अपनी जेब में रख लिया। ये मामला जिले के करोड़ गांव से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां किसान से कथित रूप से दबाव बनाकर पैसे वसूले गए। पीड़ित किसान ने पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज कराई। किसान का आरोप है कि जमीन संबंधी कार्रवाई के नाम पर उससे अवैध धन की मांग की गई और पैसे न देने पर कार्रवाई की धमकी दी गई। वीडियो वायरल होने के बाद मामले को लेकर विभागीय स्तर पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से मामले की जाँच की बात कही जा रही है। वहीं जालौन जिले के कोंच कोतवाली क्षेत्र में प्रेमी जोड़े को बाइक से भागने की कोशिश करना भारी पड़ गया। रेलवे क्रॉसिंग के पास दुकानदारों ने दोनों को पकड़ लिया, जिसके बाद मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि बस स्टैंड इलाके से युवक अपनी प्रेमिका को बाइक पर बैठाकर ले जा रहा था। इसी दौरान स्थानीय दुकानदारों को शक हुआ और उन्होंने दोनों को रोक लिया। सूचना मिलते ही लड़की के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। आरोप है कि परिजनों और कुछ लोगों ने युवक को पकड़कर उसकी हजामत कर दी और उसे सबक सिखाने की कोशिश की। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद मामला चर्चाओं का विषय बन गया है। घटना की जानकारी मिलने पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और वायरल वीडियो की भी पड़ताल की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।